यंगस्टर्स वेलकम बैक। एक घर में 5 भाई बहुत ही सुकून से रहते हैं और फिर बाहर से कोई ऐसी फोर्स आती है कि उनमें बंटवारा कर देती है। बंटवारा भी कैसा कि 3 भाई अलग और 2 भाई अलग। ऐसा क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे मैं कोई इतिहास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। नहीं बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ आवर केमिस्ट्री। आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि मेटल लिगेंड की कैसे बॉन्डिंग होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि मेटल्स अपने डी ऑर्बिटल्स वेकेट करते हैं और आने वाले लिगेंड्स उन ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके ज्योमेट्रीज बनाते हैं। आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब बेटा हुआ क्या, लास्ट क्लास में हमने देखा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी हमारी, उसने कहा कि जो लिगेंड आएगा उसके लिए सेंट्रल एटम डी ऑर्बिटल्स वेकेट करेगा और आने वाला लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन उसमें डोनेट करके सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सब कुछ हुआ, उसमें भी वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की हमने बात की, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। 2 मेन बातें जो वो थ्योरी फेल हो गई, उसमें सबसे पहली बात तो ये थी बेटा कि वो थ्योरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की तो बात कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। एक जनरलाइज्ड फॉर्म में थ्योरी की बात हो रही है कि भाई वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, लेकिन थ्योरी हमें एक कंप्लीट डाटा नहीं दे रही कि कौन लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरी बात, वो थ्योरी जो आपके कलर फॉर्मेशन होती है कंपाउंड्स में डीडी ट्रांजिशन की वजह से जो होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर पाती। सिर्फ इतनी बात होती है कि कलर शो करता है कंपाउंड, कौन सा कलर शो करता है, कैसे शो करता है। इस तरह से ये 2 पॉइंट्स तो मेन थे जिसकी वजह से वो थ्योरी फेल हो गई। इसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी कोई डिटेल्ड डाटा हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं था, इसलिए हमें जरूरत पड़ी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ने की। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो सेंट्रल एटम है और जो लिगेंड है उनके बीच में देयर इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उसमें जो है लिगेंड्स हमारे जो हैं वो पॉइंट चार्जेस का काम करते हैं, सेंट्रल एटम और लिगेंड जो है वो चार्जेस का काम करते हैं। सेंट्रल एटम के पास तो प्लस चार्ज है ही बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, और जो आने वाले लिगेंड है दे एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। जो एनायनिक लिगेंड्स है वो पॉइंट चार्ज का काम करते हैं, जबकि जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो डायपोल बनाते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका सपोज ये सेंट्रल मेटल है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, सेंट्रल मेटल है पॉजिटिवली चार्ज है, इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज हैं ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट होगा ही होगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में काम करेगी। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो एक्चुअली न्यूट्रल लिगेंड जो है एक डायपोल का काम करने लगता है, यानी वो अपने 2 पोल्स बना लेता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब वो 2 पोल्स बना लेता है तो जाहिर सी बात है जो नेगेटिव पोल है वो पोल आपका जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो थ्योरी कहती है कि जो डायपोल्स बनते हैं न्यूट्रल के केस में और पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं हमारे एनायनिक लिगेंड्स। दूसरी बात ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा लिगेंड जब अप्रोच करता है सेंट्रल एटम को, लिगेंड जब सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास भी तो डी ऑर्बिटल्स हैं, सेंट्रल एटम के पास भी डी ऑर्बिटल्स हैं। तो जब लिगेंड अप्रोच करता है तो वो डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। उसका रीजन अभी हम पढ़ेंगे कि वो स्प्लिट क्यों हो जाते हैं। वो एक बार थोड़ा सुन लीजिए कि क्या होता है, वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, यानी 5 डी ऑर्बिटल्स जो हैं 2 एनर्जी के लेवल्स पे बढ़ जाते हैं, एक लो एनर्जी के लेवल्स और एक हाई एनर्जी के लेवल्स, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रही हूँ, उसके बाद डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारे लिगेंड्स जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, 3 लिगेंड नीचे और 2 लिगेंड्स ऊपर। उसके बाद तो इस तरह से जो हमारी थ्योरी, जो हमारे लिगेंड्स जब आते हैं तो हमारे डी ऑर्बिटल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं एक तरह से, और वो आपस में उनकी एनर्जीज रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट है उसको T2G कहते हैं और जो अपर पार्ट है उसको EG कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। इसको समझने क्या होता है, क्यों ये डी ऑर्बिटल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। उससे पहले बेटा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, वो किस तरह के होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है। तो डी ऑर्बिटल्स में हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। अब अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे ऑर्बिटल्स को, तो आप देखेंगे कि जो dxy है, सपोज करो तो ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो dxy है उसकी लोब्स एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। ये देखो, ये एक्सिस है, इसके बीच में लोब्स लाई कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह से yz में 2 प्लेन्स है, y और z, उसके बीच में लोब्स लाई करती हैं, और इसी तरह से zx में सेंटर में लोब्स लाई करती हैं। लेकिन जो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं, dx² y² एंड dz², इन दोनों डी ऑर्बिटल्स में जो हमारी लोब्स हैं वो एक्सिस पर लाई करती हैं। ध्यान से देखिए, ये एक्सिस है, तो हमारी लोब्स जो हैं डायरेक्टली एक्सिस के ऊपर लाई करती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी, और इसमें ये जो है dz² में z एक्सिस के ऊपर लोब्स होती है और एक इसके अंदर रिंग होती है, ठीक है। वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे बनती है, क्यों बनती है। अब होता क्या है, सपोज करो हमारा लिगेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अप्रोच करेगा, ठीक है। लिगेंड किस में अप्रोच करेगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अप्रोच करेगा। आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो है वो कैसे होती है, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। अब आप खुद सोचिए बेटा कि जो लिगेंड्स ये इस तरह से, जैसे 6 लिगेंड्स आने वाले हैं, तो हमारा सेंट्रल एटम जो है वो इस तरह की ज्योमेट्री एक्वायर करने की कोशिश करता है लिगेंड्स के साथ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर 6 लिगेंड्स आने हैं तो हमारा सेंट्रल एटम और लिगेंड मिलके कौन सी ज्योमेट्री एक्वायर करेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब क्या होता है कि सेंट्रल एटम के पास भी तो डी ऑर्बिटल्स है ना, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंट्रल एटम के पास भी डी ऑर्बिटल्स हैं, और ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं। उन डी ऑर्बिटल्स में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उन डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब होगा क्या, जो हमारे ये वाले 2 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये इनकी लोब्स इन एक्सिस पर लाई करती है, हमने अभी देखा। सपोज करो एक ज्योमेट्री है, लिगेंड ने यहां से आना है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर एक्वायर करेगा तो लिगेंड यहां से आएगा, 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 और 6 जगह से लिगेंड अप्रोच करेगा। अब आप खुद सोचो, ये वाला जो है इसमें ये लिगेंड सपोज एक्वायर करना चाहता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम जो बीच में एटम है उसका जो dx² y² ऑर्बिटल है उसकी लोब कहाँ मिलेगी, इसके ऊपर मिलेगी, इनके ऊपर मिलेगी, इन चारों पे। अब और जो dz² है उसकी लोब कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। तो आने वाला लिगेंड यहीं से एंट्री करेगा, तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से आने वाले लिगेंड के बीच में और सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में एक रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के भी पड़े हैं और यहां से लिगेंड भी अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन के लिए आपको पता है, जब रिपल्शन का मतलब हाई एनर्जी बढ़ जाती है सिस्टम की, रिपल्शन हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। या समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जब लिगेंड यहां से अप्रोच करेगा, यहां से लिगेंड अप्रोच करेगा और यही हमारे ये 2 डी ऑर्बिटल्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैठे हैं, तो इनको टकराना है लिगेंड से, इन डी ऑर्बिटल्स का डायरेक्ट टकराव है लिगेंड से।
तो इनको टकराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि रिपल्शन होगा और उस एनर्जी को फेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो दूसरे बचे हुए जो एक्सिस के बीच में लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड्स ये वाले, ये डी ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में लाया करते हैं, वो थोड़ी सी अपनी एनर्जी इन जो दो ये वाले हैं इनको दे देते हैं जो एक्सिस के ऊपर लाया करते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट फेस कर रहे हैं लिगेंड को। ये वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, तो दे हैव, उनके बीच में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि जो सेंटर के जो लोब्स के बीच में 3 डी ऑर्बिटल्स लाए करते हैं, वो थोड़ी सी एनर्जी अपनी इनको दे देते हैं एक तरह से, और उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जो डायरेक्टली लाए कर रहे हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। समझ में आई बात आपको? तो लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो हमारे डी ऑर्बिटल्स में से 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी और 3 की एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ये 5 जो है, ये पांचों यहाँ पर एक सी एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं। इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब एनर्जी एक सी होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लिगेंड ने अप्रोच किया, पहले तो सारे सिस्टम की ही एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसके बाद में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 3 ऑर्बिटल जो नीचे रह गए अपनी एनर्जी में, वो नीचे रह गए T2G, और 2 ऑर्बिटल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ये दोनों जो एक्सिस पे लाए करते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ गई और ये EG ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अब क्या होगा इसमें, और क्या क्या टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इस फिनोमेना को जो डी ऑर्बिटल्स मतलब ये अलग अलग हो गए, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इन दोनों के बीच ये जो एनर्जी का गैप क्रिएट हुआ है, ये जो एनर्जी का गैप क्रिएट हुआ है, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको हम डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट का मतलब, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये एनर्जी जो है वो ये स्प्लिटिंग हुई है, इसलिए इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ओके, तो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहां पर जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। व्हाट डू वी कॉल इट? बैरी सेंटर। ओके, जो ऊपर वाले हैं इनकी एनर्जी बन जाती है 3/5 ऑफ टोटल डेल्टा नॉट, और जो नीचे वाले हैं उनकी एनर्जी होती है 2/5 ऑफ टोटल डेल्टा नॉट। ये इससे हम एनर्जी कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है डी ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि भैया स्प्लिटिंग कितनी होगी, कौन कितनी स्प्लिटिंग करेगा? स्प्लिटिंग कितनी होगी ये डिपेंड करता है आने वाला लिगेंड कैसा है। स्प्लिटिंग जो होगी वो आने वाले लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। अगर वीक लिगेंड है तो वीक स्प्लिटिंग, कम स्प्लिटिंग होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग जो है वो उसकी ज्यादा होगी। तो जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें ये पता लग गया कि कुछ लिगेंड्स ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं और कुछ कम करते हैं, तो उनकी स्प्लिटिंग की एनर्जी का ऑर्डर निकाल के ही सभी लिगेंड्स को उनकी स्प्लिट करने की इंक्रीजिंग ऑर्डर के पावर में उनको अरेंज कर दिया गया। ये देखिए ऐसे उनको यहाँ पर जो सबसे कम, ये जो सबसे वीक था उसको सबसे पहले लिखा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड था उसको सबसे लास्ट में लिखा। तो इस हिसाब से इनको अरेंज कर दिया गया। यहाँ वाटर तक जो लिगेंड्स है वो सारे वीक लिगेंड माने जाते हैं, और वाटर के बाद वाले लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स माने जाते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें बताया कि लिगेंड की पावर क्या होती है, कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। इसके अलावा और क्या हमें पता चल सकता है? अब इसमें अगर हमें
सपोज करो बेटा, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, अब इसमें अगर हमें सपोज मेरे पास D1 सिस्टम है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स था मेरे पास और उसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन निकल के आया वो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो मैं क्या कहां भरूंगी, यहां पर भरूंगी। पहले नीचे वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा, सेकंड को ये सब हंट्स रूल के मुताबिक भरे जाएंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। अब सवाल है कि 4th इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास कोई D4 सिस्टम है, अगर मेरे पास कोई D4 सिस्टम है तो मैं इलेक्ट्रॉन को कहां पर फिल करूं? क्या मैं इलेक्ट्रॉन को यहीं फिल करूं या फिर मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेकर जाऊं? तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है पेयरिंग एनर्जी से और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। डेल्टा नॉट, ध्यान से सुन लो ये टॉपिक, डेल्टा नॉट एंड पी, डेल्टा नॉट एंड पी। अब ये दोनों क्या है, डेल्टा नॉट एंड पी क्या है? डेल्टा नॉट तो आपको पता है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और P इज पेयरिंग एनर्जी, यानी एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है, क्योंकि पेयर अप होने में भी एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आएगा तो एनर्जी इट नीड्स, तो पेयरिंग एनर्जी चाहिए। अब क्या होगा कि अगर आपकी डेल्टा नोट ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, दो ऑप्शंस निकलते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है अगर डेल्टा नोट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, यानी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो वहीं पेयर अप हो जाएगा। जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहीं पेयर होएगा, 5th फिर यहाँ पर, 6th फिर यहाँ पर, उसके बाद ऊपर जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो है ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो है वो ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, तो एनर्जी का गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने की बजाय अपने दूसरे साथी के साथ रहना, यानी पेयर अप होना अच्छा लगता है। अगर डेल्टा नॉट है कम आपका, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा, क्योंकि एनर्जी का डिस्टेंस जो है दो ऑर्बिटल्स के बीच में वो कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से लिगेंड्स होंगे जहां पर ऐसा होगा, डेल्टा नॉट कम रह जाएगी, ऐसा वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल किए जाते हैं। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर के समझाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे हेक्सासाइनो मैंगनीज 2 एक आयन है, और उसमें बोला क्वेश्चन में कि जो हेक्सासाइनो मैंगनीज 2 है उसके अंदर तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 जो है उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको समझ लेते हैं। देखो, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2, अब हेक्सा एक्वा मींस MnH2O होल 6, ठीक है, और इस पे 2 + चार्ज, तो मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया बेटा, +2 में। +2 में मैंगनीज अगर है तो उसका क्या बनेगा, सिस्टम कौन सा हो गया, 3D5। अब D5 को, क्योंकि इसमें वाटर लगा हुआ है और वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाने हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल यहाँ पर हैं और आपके 2 ऑर्बिटल्स ऊपर हैं, तो 5 भरना है। और आपको पता है वीक लिगेंड है, तो जाहिर सी बात है ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ये क्या होगी, लेस होगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी अगर लेस होगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा। अब अगर दूसरे केस में हेक्सासाइनो मैंगनीज 2 है, मैंगनीज हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो मैंगनीज 2 ये आयन है। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, जैसे मैंगनीज है, आप 5 ऑर्बिटल इसके बनाएंगे, ठीक है, और इसको आप स्प्लिट करके जब दिखाएंगे, तो 3, वही सेम सिस्टम 3 यहां बनेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, इसमें कितने, ये कितना Mn+2 है इसके अंदर भी, तो ये भी एक D5 सिस्टम हो जाएगा। अब D5 सिस्टम है, लेकिन इसमें जो है
एनर्जी का गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसमें जो एनर्जी बनेगी, वो जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा गैप होने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहीं पेयर अप हो जाएंगे। तो एक ही अनपेयर्ड बचा ना, देयर इज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो है अब ये ऐसा कहा कि हेक्सा एक्वा में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, जबकि हेक्सा साइनो में देयर इज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करते हैं। उसके बाद सवाल आता है कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है। अब बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो फील्ड के लिगेंड्स की एंट्री होती है ना, वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की साइड से होती है। जो शुरू वाले 3 बनाए ना, dxy, yz, zx, वहां से लिगेंड एंट्री करेगा तो उन तीनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो दूसरे dx² y² और dz², उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो एनर्जी का सिस्टम है वो डिफरेंट हो जाएगा। डीजेनरेसी तो डिस्टर्ब होगी, पक्का डिस्टर्ब होगी। 5 d ऑर्बिटल्स जो हैं वो अलग अलग लेवल पे जाएंगे, लेकिन इस बार उल्टा होगा। इस बार क्या होगा, जो 2 ऑर्बिटल्स नीचे रहेंगे और 3 जो नॉन एक्सियल थे, अब क्योंकि लिगेंड की एंट्री होगी नॉन एक्सियल की साइड से, तो 3 जो नॉन एक्सियल थे वो यहां से जाएंगे, और इस तरह से हम इसको बोलेंगे E और इसको बोलेंगे T2। ओके, तो इस तरह से जो है हमारे ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है, उल्टा हो जाता है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें ये स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, उनके अंदर ये स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती। ये जो एनर्जी का गैप है ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल का 4/9 होता है। टेट्राहेड्रल में जो एनर्जी का गैप होता है वो ऑक्टाहेड्रल का 4/9, यानी कि 50% लेस। तो आमतौर पर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर ही चला जाता है, इसलिए ज्यादातर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही टेट्राहेड्रल फील्ड में बनते हैं। दैट इज व्हाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर ओनली फॉर्म्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आई होप कि बेटा ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी थ्योरी, बहुत अच्छे से। हुआ क्या, 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनमें से 2 ऑर्बिटल्स लिगेंड के रास्ते में आते हैं जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, और जो 2 लिगेंड के रास्ते में आते हैं एक्सियल के, जो लिगेंड बिल्कुल एक्सियल ऑर्बिटल से डायरेक्ट टकराते हैं, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और T2g जो 3 ऑर्बिटल बच गए उनकी एनर्जी कम हो जाती है। टेट्राहेड्रल में इसका ऑपोजिट होता है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है बेटा, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग।